हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम 141 बीएससी थर्ड ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको मैंने प्रिपेयर किया हुआ है आंसर्स समझ में आए। ठीक है, और ये 2022 मींस 2022 का पेपर है एंड एनालिटिकल मेथड्स इन केमिस्ट्री। ठीक है, 141 2 आवर्स 50 मार्क्स मैक्सिमम। कोई 10 क्वेश्चंस आपको करने थे इसमें से। एंड इसका क्वेश्चन पेपर आपको वीडियो की स्टार्टिंग में मिलेगा, बट मैंने इसको इसलिए ऐसा प्रिपेयर किया है कि अगर अपन इसका आंसर डिस्कस करें तो वो क्लियर रहे। ठीक है, और बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं अटेम्प्ट करने चाहिए क्योंकि वो स्कोरिंग कम है, और सिंस हमने अभी उसे पढ़ा नहीं है तो सिर्फ आंसर बताने से मे भी समझ नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए जो क्वेश्चंस इजी थे और जो हो सकते हैं वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। लेट्स स्टार्ट विथ इट। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ है वो आया है कि व्हाट इज क्यू टेस्ट। ओके, व्हाट इज क्यू टेस्ट, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। ठीक है, सो अपन इसको देखते हैं कि क्यू टेस्ट है क्या, ये इसका आंसर है। तो क्यू टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है ना, जो रिजेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड रिजल्ट को टेस्ट करता है। ठीक है, सो क्राइटेरिया यूज टू चेक द रिजेक्शन ऑफ सस्पेक्टेड रिजल्ट इज क्यू टेस्ट। ठीक है, क्या है ये कि यहाँ पर रेशो लिया जाता है किसका, डाइवर्जेंस ऑफ द सस्पेक्टेड वैल्यू नियरेस्ट नेबर से, एंड रेंज ली जाती है। रेंज लेने के बाद क्यू कैलकुलेटेड एंड क्यू गिवन को कंपेयर किया जाता है। तो क्यू टेस्ट कैसे कैसे अप्लाई होता है उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको कोई नंबर्स दिए हैं तो उसको आपको अरेंज करना है आइदर इन इंक्रीजिंग और इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, फिर रेंज कैलकुलेट करनी है। तो रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज कैलकुलेट करने का बहुत इजी सा फॉर्मूला है कि रेंज को आपको हाईएस्ट जो वैल्यू है उसमें से लोएस्ट वैल्यू को माइनस कर देना है। ठीक है, फिर अभी एक एग्जांपल है उसे समझ आएगा। फिर आपको, आपने रेंज निकाल ली, पहले अरेंज किया, रेंज निकाल ली, फिर आपको डिफरेंस निकालना है सस्पेक्टेड वैल्यू से नियरेस्ट नेबर का डिफरेंस। इस डिफरेंस को आप y कहोगे। फिर रिजेक्शन क्वेश्चन निकालना है, तो y और r का रेशियो इज व्हाट, रिजेक्शन क्वेश्चन q। y और r रेंज था और y आपका डिफरेंस था। अब अ, आपको एक टेबल दी होगी, उससे आपको निकालना है q जो भी गिवन है। फिर क्यू कैलकुलेटेड, अगर क्यू कैलकुलेटेड ज़्यादा आता है जो आपका गिवन है उसमें से, तो सस्पेक्टेड वैल्यू जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं एग्जाम्पल से। जैसे ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इसमें आपको कुछ सेट ऑफ नंबर्स हैं, इसमें आपको क्यू टेस्ट लगाना है। तो देखो, हमने सबसे पहले इसको अरेंज कर लिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में 2.18191, दिस शुड बी फ्रंट 2.151819। देन ये अरेंज नहीं है अभी। ठीक है, तो अपन इसको अरेंज कर लेते हैं 15, फिर 2.18, 2.19, 2.20 एंड 2.30। ठीक है, इसको अरेंज करने के बाद आपने रेंज निकाल ली, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो कितना आया 0.15। वाई क्या था, डिफरेंस था, किस किस का डिफरेंस था, सस्पेक्टेड वैल्यू का और नियरेस्ट नेबर का। तो y इक्वल्स टू 2.30, इसके सबसे नियर 2.20 है। ठीक है, तो 0.10 आ गया। अब क्यू कैलकुलेटेड क्या है, y और r का रेशो, तो रेशो आपको मिल गया 0.67। तो आपको एक टेबल, ये जहाँ से मैंने एग्जांपल लिया है उसमें दिया हुआ था, तो क्यू की जो टेबुलेटेड वैल्यू थी वो थी 0.64, ऐसे ही आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि क्यू जो हमने कैलकुलेट किया वो ज़्यादा है ना, किससे, क्यू जो टेबल में गिवन था। तो क्या बोला हमने यहाँ पे कि जो वैल्यू आई, ठीक है, अगर क्यू कैलकुलेटेड ज्यादा होता है तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं, है ना। सो दिस इज रिजेक्टेड। ओके, इस तरीके से आपको क्यू टेस्ट आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। एंड अब अपन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज डिटर्मिनेट एरर एंड लिस्ट द डिफरेंट
सोर्सेज ऑफ डिटर्मिनेट एरर्स। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। तो अपन सेकेंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, व्हाट इज डिटर्मिनेट एरर। ओके, सो डिटर्मिनेट एरर क्या है? डिटर्मिनेट एरर्स आर दोस जिसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन किया जा सकता है एंड दे कैन बी करेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है, जैसे हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो रूम टेम्परेचर पे पानी बन जाता है ना, जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, सो वो हाइग्रोस्कोपिक सॉल्ट है, तो इट्स वेट क्या होगा? वेरी होगा अकॉर्डिंगली, जितना उसने वाटर एब्जॉर्व किया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम उसे ओपन में वे कर रहे हैं तो द एरर caused by due to absorption of water can be corrected for salt, अगर सॉल्ट को आप ड्राई एरिया में वे करते हो। ठीक है, और अगर डेसिकेटर में रख के वे करते हो तो ये एरर आप उसको करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो डिटर्मिनेट एरर्स क्या हुए कि जिसका मैग्नीट्यूड आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, एंड उनकी वैल्यूज क्या आती है? कांस्टेंट आती है या वेरिएबल भी हो सकती है। नाउ इनके सोर्सेस क्या हैं? तो सोर्सेस इनके हैं कि ये कैसे है, सोर्सेस मतलब कि किस किस तरीके से हो सकता है ना। तो इक्विपमेंट अगर में अगर एरर है ना, तो हो सकता है। रिएजेंट्स में एरर है तो हो सकता है। पर्सनल एरर्स हो सकते हैं, ऑपरेशनल एरर्स एंड द मेथोडिक एरर्स। ठीक है, अब इनको कांस्टेंट एरर भी कहते हैं या फिर एरर ड्यू टू अनकैलिब्रेटेड वेट्स भी कहते हैं। ओके, तो ये आपका था सेकेंड क्वेश्चन। देन थर्ड क्वेश्चन इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, एंड इसके दो पार्ट्स हैं और फुल फॉर्म लिखना है टीबीपी एंड टीबीबीपी। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट क्या होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। तो कोई भी सब्सटेंस हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो इनऑर्गेनिक हो, अगर उसको एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूज करके हम सेपरेट कर रहे हैं, सिंस वो दो फेसेस में अपने आप को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, तो किसी भी टेम्परेचर पे रेशियो, किस किस का रेशियो? फेज 2 में जैसे सेपरेट किया और फेज 1 में सेपरेट जो किया, है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको आप के इक्विलिब्रियम या के नॉट से या के जीरो से डिनोट करते हो। तो इस रेशियो को, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप कहते हो डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। ओके, या पार्टीशन कोफिशिएंट। बट कभी कभी जब आप इवेल्युएट करते हो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, मान लो आपने मेथड लगाई, सेपरेट हो रहा है ना, एक्सट्रैक्ट हो रही हैं चीज़ें, तो जब हम एफिशिएंसी देखते हैं तो हम एक अनादर फैक्टर को कंसीडर करते हैं। क्यों? क्योंकि जो टोटल कंसंट्रेशन होता है हर एक फेस में वो अलग अलग होगा, है ना। तो इस वजह से जो हम सेपरेट करे थे सॉल्यूट को फेज 2 फेज 1 में, उसको अगर हम एक अलग टर्म में क्या करें, एक्सप्रेस करना चाहें, तो हम डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो का यूज करते हैं। तो टोटल कंसंट्रेशन यहाँ यूज होगा। सो टोटल कंसंट्रेशन किसका? मान लो सॉल्यूट का ऑर्गेनिक फेस में कितना था, एक्वेटिक फेस में कितना था, मतलब वाटर फेस में कितना था, तो इसको हम डी कहते हैं। ठीक है, अब टीबीपी का फुल फॉर्म इज व्हाट? ट्राई एल्किल फॉस्फेट। टीबीपी ये इसका एग्जाम्पल है, एंड डाई एल्किल फॉस्फेट फॉस्फोनेट, टीबीबीपी। ओके, तो ये दोनों उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, ये जो आपको आए हुए थे। नाउ बैच एक्सट्रैक्शन एक्सप्लेन करने बोला है डायग्राम की हेल्प से, देन आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोला है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी का तो वीडियो अपलोडेड है जो आपको मिल जाएगा वहां पर, ठीक है, यूट्यूब पे। मैंने इसका बनाया हुआ है इंपॉर्टेंट टॉपिक में, इसीलिए क्योंकि ये आया हुआ था क्वेश्चन। तो अपन देखते हैं पहले बैच एक्सट्रैक्शन क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो फोर्थ में अगर आप देखो, सो बैच एक्सट्रैक्शन एक लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन के अंडर आता है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे, जैसे कि when a large distribution ratio is readily obtainable for a solute, that is it is very high for solute to be separated from mixture or impurities, then simple batch extraction को use किया जाता है। तो इसमें होता क्या है, the solute which is present in a mixture of a compound or the impure solute, उसको एक फेस में ले लेता है, मान लो एक्वस फेस में, ठीक है, सेपरेटिंग फनल का यूज करके, और दूसरे फेज में ऑर्गेनिक फेस को लेते हैं, जो कि लार्ज अमाउंट में हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, द टू फेसेस इन द सेपरेटली फनल आर
अब सेपरेटिंग फनल को हम मिक्स करते हैं, ओके, विगरसली शेक करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, सॉल्यूट अपने आप को दोनों फेजेस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। अब सेपरेटिंग फनल इज देन अलाउड टू रेस्ट। अब हमने शेक कर दिया, अब उसको हम थोड़ी देर छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, दोनों फेसेस जो सेपरेट हुए उसको हम वन बाय वन निकाल लेंगे। सो दस द टू सेपरेटेड फेसेस कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग द separating funnel technique and the instrument, and the solute extracted by using such a single step is called batch of extraction. batch मतलब जैसे क्लास का बैच होता है ना, एक बैच आया दूसरा बैच गया, ऐसी एक बैच निकला दूसरा बैच निकला, ठीक है। तो ये देखो ये सेपरेटिंग फनल है, इसमें कंपाउंड आपने एक एक्वस फेस में डाला, फिर आपने ऑर्गेनिक फेस ऐड किया, फिर इसको शेक किया, शेक करने के बाद छोड़ दिया, तो ये देखो दो लेयर्स आपको अलग अलग दिख रही है, ठीक है। तो ये एक टेक्निक है लिक्विड लिक्विड सेपरेशन की। एंड क्वेश्चन फिफ्थ इज व्हाट, पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये आपने इसका वीडियो अपलोडेड है। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। इसमें आपको एड्सॉर्बेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज जो होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी थ्री डायमेंशनल क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्टरी वीडियो में। आपको एग्जांपल्स देने हैं दो एड्सॉर्बेंट के। इसमें बी पार्ट पूछा है कि एड्सॉर्बेंट एक्टिवेट कैसे हो सकता है। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, तो आप देख सकते हो कॉलम क्रोमेटोग्राफी क्या यूज करती है, लिक्विड मोबाइल फेस और एक सॉलिड स्टेशनरी फेस, है ना, इसलिए ये लिक्विड और सॉलिड टाइप की क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं एड्सॉर्बेंट के, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इट शुड बी कलरलेस, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, इनएक्सपेंसिव होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी आप एड्सॉर्बेंट ले रहे हो वो सैंपल से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या है, अनसैचुरेटेड एरोमेटिक पोलर कंपाउंड्स जैसे अल्कोहल, एसिड्स, अमीन्स, ओके, आर एड्सॉर्ब्ड ऑन व्हाट, पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर एड्सॉर्बेंट। नाउ सिलिका जेल, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना एंड द मैग्नीशियम सिलिकेट, ये सारे यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब सिलिका जेल और मैग्नीशियम सिलिकेट आर एसिडिक है तो दे विल एब्जॉर्ब ऑन बेसिक substance. Alumina absorbs both acidic and the basic substance. Kieselguhr is a weak adsorbent, है ना, और कोई सिलेक्टिविटी शो नहीं करता एड्सॉर्बेंट के लिए, पोलर कंपाउंड्स के लिए। नाउ वीकेस्ट एड्सॉर्बेंट जो है वो सुक्रोस है, और चारकोल इज स्ट्रॉन्गेस्ट एड्सॉर्बेंट, ठीक है। अब एड्सॉर्बेंट को आप एक्टिवेट कैसे कर सकते हो, तो इट कैन बी एक्टिवेटेड बाय हीटिंग, ठीक है। सो लॉस ऑफ वाटर होगा हीट करेंगे तो इसकी वजह से एड्सॉर्बेंट्स एड्सॉर्बेंट की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगी। नाउ सिलिका जेल को आप एक्टिवेट कैसे करते हो, इट इज एक्टिवेटेड बाय हीटिंग फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 120, एक घंटे तक के लिए, और एल्यूमिनिया को आप हीट करते हो 400 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन आया था जो इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने बताया इसको। फिर अपन देखते हैं कि सेवेंथ क्वेश्चन था आयन एक्सचेंज पे, ये रहने दो क्योंकि अभी हमने नहीं पढ़ा है। देन सिक्स एट्थ क्वेश्चन, ओके, सिक्स तो हमने डिस्कस कर लिया, सॉरी सेवेंथ। एंड देन एट्थ क्वेश्चन इज व्हाट, कंडक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी eighth question, what are the factors which affect the conductivity? So these are some factors. See, टेम्परेचर और प्रेशर कैसे अफेक्ट करते हैं, तो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट की टेम्परेचर बढ़ाओ तो बढ़ती है, क्यों, क्योंकि आयंस का मोबिलिटी बढ़ेगी, है ना, ये हमने ट्वेल्थ में भी पढ़ा है। फिर मोलर कंडक्टिविटी का वेरिएशन इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे टेम्परेचर के साथ कैसे होता है कैसे नहीं होता, वो भी हमने ट्वेल्थ में पढ़ा था, ठीक है। देन सॉल्वेंट का इफेक्ट क्या होगा, तो लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसका होगा उनकी आयोनाइजेशन जो इफेक्ट है वो कम होगी, एंड जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन वुड बी हाई, एंड मोलर कंडक्टेंस विल बी व्हाट, स्मॉल। हाउएवर सॉल्वेंट्स जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अब विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब कि जैसे कि पानी है और ग्लिसरीन है, तो पानी को आपने बोला कि इसकी विस्कोसिटी कम है, क्यों, क्योंकि इसका फ्लो रेट ज़्यादा है, तो विस्कोसिटी को हम फ्लो रेट से करस्पॉन्ड करते हैं या रिलेट करते हैं। सो इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ग्लिसरीन, ग्लिसरीन थिक होती है तो उसकी विस्कोसिटी हाई होती है। तो यहाँ पे हम कैसे बोलेंगे कंडक्टेंस, कंडक्टेंस इज व्हाट, फ्लो ऑफ आयंस, है ना। तो कंडक्टेंस डिपेंड करती है, हम कहें तो इसको इन्वर्सली, ठीक है। तो अगर हम बोले कि मोलर कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट की
विस्कस अगर होगा ज्यादा तो कम होगी, और अगर जैसे अपन, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ लिख के, जैसे विस्कोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंडक्टेंस या नॉर्मल कंडक्टेंस। विस्कोसिटी ज़्यादा, कंडक्टेंस कम, विस्कोसिटी कम जैसे पानी की, तो कंडक्टेंस ज़्यादा। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर्स थे जो आपको आए थे, एंड ये क्वेश्चन आसान था, इसको अपन कर सकते हैं। अब अपन आएंगे 9th क्वेश्चन पे। सो देखते हैं 9th क्वेश्चन में क्या पूछा था। सो 9th क्वेश्चन वाज, 9th क्वेश्चन क्या था अपना, राइट द फैक्टर्स विच लिमिट द एक्यूरेसी ऑफ पीएच मेजरमेंट। तो पीएच का इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको मेजरमेंट करते टाइम कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो लिमिट कर देते हैं एक्यूरेसी को, और फिर आपको 10th क्वेश्चन भी अवॉइड करना। देन 11th क्वेश्चन हम देखेंगे। तो 9th क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा डाइल्यूट होंगे 10⁻³ मोलर से, तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको नहीं देते हैं। ठीक है, एंड ये आपकी लिमिटेशन है पीएच मीट्री की। तो लास्ट पॉइंट इज मोर इम्पॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, कि अगर सोल्यूशंस 10⁻³ से ज़्यादा डाइल्यूट हैं तो वो मेजरमेंट सही नहीं देते हैं, तो ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, एंड एंड वी हैव टू लीव दिस। नाउ क्वेश्चन 11th जो था, क्वेश्चन 11th जो था वो था, डिफाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है, और आपको कैलकुलेट करनी थी कुछ चीज़ें जो दी हुई हैं। तो फ्रीक्वेंसीज क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। ठीक है, नाउ इसका रिलेशनशिप विद वेवलेंथ, तो सी इक्वल्स टू एच न्यू होता है, एंड सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, तो इसका रिलेशन हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। बी पार्ट में भी 2 पार्ट कर दिए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ है 650 नैनोमीटर, आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ई इक्वल्स टू एच न्यू, एंड एच आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻23, और न्यू इज व्हाट, सी अपॉन लैम्डा, तो सी भी पता है 3 इंटू 10⁸, और लैम्डा इज व्हाट 650, इससे एनर्जी आ जाएगी। अब वेव नंबर, तो वेव नंबर इज व्हाट, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, तो 1/650 नैनोमीटर कर देना, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ओके, दिस इज व्हाट वाज एन इजी क्वेश्चन। फिर आपको बताना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज जो आपकी यूवी विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होंगी, एंड इसमें से किस में डीडी ट्रांजिशन होगा। और इसी का और क्वेश्चन है, क्वालिटेटिव एप्लीकेशन देने हैं यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के, और एएएस एक टेक्निक है। ठीक है, उसमें आपके कौन से सोर्स यूज होगा। आई थिंक दिस वाज 11th क्वेश्चन। सो ये आपका 11th क्वेश्चन। 12th, तो पार्ट ए कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, तो जैसे कि आपके यूज हो सकते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें होंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। एक्चुअली होता क्या है यूवी विजिबल में, जो आपके टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन है जैसे एन टू पाई स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, इसमें सिग्मा टू सिग्मा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इसको तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम होगी तो ये विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। अब अगर जब हम पाए टू पाई स्टार, जैसे ये है, या कार्बोनिल है ना, तो इन सब की बात करते हैं, तो इनकी जो बॉन्ड है वो क्या है ना, तो इसमें एनर्जी जो है आपकी कम है, वेवलेंथ ज़्यादा हो जाती है। सो इस तरीके से विजिबल रीजन में ये आने लगते हैं, कहाँ पे, 400 to 600, 200 to 400 के बीच में। इसलिए हम यहाँ पे वो वाले ट्रांजिशंस को और वो स्पीशीज जो ये ट्रांजिशन शो करते हैं उनकी बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक स्पीशीज में क्या होगा, जिसमें डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो आपके कॉम्प्लेक्स भी बनाते हैं तो कलर्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल्स हो सकते हैं एंड एक्सेट्रा। ओके, नाउ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ दीज आयंस विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स या लिगेंड के साथ डीजेनरेसी को क्या करते हैं, ब्रेक कर देते हैं ना, ये हमने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है।
नाउ इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर डी ऑर्बिटल टू हायर डी ऑर्बिटल एंड फ्रॉम बैक हायर टू लोअर। इन ट्रांजिशंस को हम कहते हैं डी डी डी। इन ट्रांजिशंस को हम कहते हैं डी ट्रांजिशंस। ओके, नाउ चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होते हैं कुछ, तो ये भी आपके कलर्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है थायो साइनेटो आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है FeSCN2+। इसमें ब्लड रेड कलर है, क्यों? क्योंकि चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, नाउ जैसे हम बात करें कि इसमें होता क्या है, सो सी सी इसमें होता क्या है चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस में, कि जब टू स्पीशीज एक दूसरे से बाइंड करती हैं तो रिजल्टिंग स्पीशीज कलर्ड होती है। क्यों? कॉम्प्लेक्स बन जाता है ना, एक डोनर होता है एक एक्सेप्टर होता है, तो इसको हम चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जब FeSCN2 की आप बात करते हो तो ये ब्लड रेड कलर का होता है, क्योंकि इसमें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना। तो रेडिएशन जब ये एब्जॉर्ब करता है तो क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन ऑर्बिटल ऑन द डोनर टू एन एक्सेप्टर, जिसकी वजह से यहाँ पर एक चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स बनता है। नाउ उसका जो और पार्ट था एप्लीकेशंस, तो ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज होता है। सिस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो है उनको डिफरेंशिएट करने के लिए यूज होता है ना। तो जैसे कि सिस आइसोमर जो है वो क्या होता है, उसमें डिस्टॉर्शन होता है ना। एंड इसकी वजह से क्या होता है कि सिस आइसोमर जो है वो लोअर वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब होता है, बट ट्रांस में ऐसा नहीं होता, ऑपोजिट होता है ना। तो जैसे सिस और ट्रांस का एक एग्जाम्पल भी दिया है मैंने स्टिल्बीन का। तो अब देखो यहाँ लैम्डा मैक्स 283 पे हो रहा है एब्जॉर्ब, है ना, मिल रहा है जो सिस का, ट्रांस का ज्यादा पे मिल रहा है 294, तो ये थोड़ा कलर्ड वाले रेंज में आ जाता है, विजिबल वाले रेंज में। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था। अब अपन आते हैं ऊपर सबसे। तो हमने देखा कि 11th क्वेश्चन। नाउ सेकेंड 11th का बी जो है वो क्या है, एक अगेन न्यूमेरिकल है, तो ये भी इजी है। इसमें आपको एब्जॉर्बेंस दी है और क्या दिया हुआ है, पाथ लेंथ दी है ये, और absorbance of this solution of a substance taken in a cuvette, path length इतना is this। तो ये है absorbance। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कांस्टेंट कैलकुलेट करना है E। सो A इक्वल्स टू होता है कांस्टेंट और C इंटू L। ठीक है, तो एब्जॉर्बेंस दी है, E कैलकुलेट करना है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है इतना और लेंथ दी हुई है, तो इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। ओके, नाउ कमिंग टू 13th एंड 14th क्वेश्चन, जिसमें 13th क्वेश्चन में पूछा है टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, IR का क्वेश्चन है ये, लीनियर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। बी पार्ट है कंपोनेंट बेसिक क्या होंगे IR स्पेक्ट्रोमीटर के, और फिर इसी का और है FTIR इंस्ट्रूमेंट के 3 एडवांटेजेस डिस्पर्सिव IR इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। ठीक है, तो अपन 13th क्वेश्चन देखते हैं। सी दिस इज द क्वेश्चन 13। तो दो टाइप के वाइब्रेशंस होते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में, स्ट्रेचिंग एंड द बेंडिंग। तो अगर जब आप देखोगे कि AB2 ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, मान लो ये इस तरीके से है, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस आपके सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक अगेन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है, एटम्स जो है मूव करते हैं अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जैसे ये है, अगर ये इधर खींच रहे हो आप, इसको इधर खींच रहे हो, तो बॉन्ड लेंथ आपकी बढ़ रही है। अगर आप इसको कंप्रेस कर रहे हो, ये ए है, ठीक है, अब इसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो सिमेट्रिक का क्या होगा कि अगर आप दोनों को इलोंगेट कर रहे हो या दोनों को कंप्रेस कर रहे हो। एसिमेट्रिक क्या होगा, एसिमेट्रिक इसको इधर खींच रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो। ठीक है, इसको इधर खींच रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो। ओके, इस तरीके से आपका इफ बॉन्ड लेंथ, एक को आप क्या कर रहे हो, लेंथ कर रहे हो, एक को शॉर्टन कर रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो,
ठीक है, इसको बड़ी कर रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो, ये अनसिमेट्रिक हो गया। इसी तरीके से इसको इधर कंप्रेस कर रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो, ये एसिमेट्रिक हो गया। सो ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल में। ये देखो इसके डायग्राम है, स्ट्रेचिंग, एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक। फिर बेंडिंग। तो बेंडिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है कि बॉन्ड एंगल चेंज होता है कॉमन एटम के एक्सिस से, हम इसको देखते हैं। तो लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल में दो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, नॉन लीनियर में एक ही होता है। ठीक है, अब आईआर इंस्ट्रूमेंट के बेसिक कंपोनेंट्स क्या हैं? एक सोर्स होता है, फिर सैम्पलिंग डिवाइस होती है, मोनोक्रोमेटर होता है, या ट्रांसड्यूसर, देन ट्रांसड्यूसर होता है, और फिर आउटपुट डिवाइस होती है। ओके, तो ये बेसिक कंपोनेंट हैं। एंड एडवांटेजेस क्या हैं एफटीआईआर के? तो एफटीआईआर के ये कुछ आप एग्जांपल्स हैं, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। फिर अपन देखते हैं 14th क्वेश्चन। सो 14th क्वेश्चन इज व्हाट इज रेडिएशन का रोल क्या है ना? रेडिएशन सोर्स का एएएस स्पेक्ट्रोस्कोपी में सोर्स एक एग्जाम्पल देना है, 3 मेथड्स बतानी है क्वालिटेटिव एनालिसिस की, फ्लेम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या तो इन दोनों में एक और क्वेश्चन क्या है, क्वालिटेटिव एप्लीकेशन बताना है, FAES का। तो ये आप देख सकते हो कि रेडिएशन सोर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या एग्जाम्पल है। तो HCl, हॉलो कैथोड लैंप यूज किया जाता है AAS, ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में। नाउ फ्लेम एटॉमिक एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर्स आते हैं, सोर्स होता है, और ट्रांसड्यूसर्स, आउटपुट डिवाइस, काफ़ी सारे उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, है ना? और वो सोर्स जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम देगा किसी भी एलिमेंट का। तो इस वजह से हमें सोर्स का इम्पोर्टेंस ज़रूरी है कि कैसे होगा। देन आपका इसका और क्वेश्चन क्या था? इसका और क्वेश्चन था कि 3 मेथड्स ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो 3 मेथड्स ऐसी हैं जिसमें आप क्या क्या यूज़ कर सकते हो। नेब्यूलाइजर यूज़ करते हो, ये एक डिवाइस है किसके लिए, सैंपल को स्पेक्ट्रोमीटर में डालने के लिए। उसमें से मेथड्स दी हुई हैं, वो है न्यूमेटिक, देन अल्ट्रासोनिक, इलेक्ट्रोथर्मल, हाइड्राइड। ये आपका नेब्यूलाइजर है, ठीक है। फिर एक पूछा है कि एएएस जो था, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रो फोटोमेट्री क्वालिटेटिव एप्लीकेशन, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एप्लीकेशन क्या है कि इसमें हम अल्ट्रा ट्रेस एंड ट्रेस एलिमेंट्स को, ओके, एनालिसिस कर सकते हैं। कैसे? जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल, ग्लास, सीमेंट, मैरीन एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों के इन सारी चीज़ों की एनालिसिस हो सकती है। और इसको कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है, इट इज़ एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोर देन 60 एलिमेंट्स ट्रेस और अल्ट्रा ट्रेस लेवल पे। और फ्रिक्वेंसी, इट्स फ्रीक्वेंसी यूज फॉर द केसेस सैंपल अगर साइज बहुत छोटा है, जैसे कि मेटेलोप्रोटीन, इन तक का एनालिसिस एएएस करता है। ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। एंड आई होप आप लोगों के लिए ये कुछ हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये 2022 का था, इसके बाद हम जून का भी सॉल्व करेंगे, है ना, सिंस आप लोगों का एग्जाम 25th को है। सो मे बी कुछ हेल्प करे। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू, एंड कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।